स्टूडेंट, कल हम लेसन नंबर 1 के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज लेसन नंबर 1 के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कि गुप्त काल में अनेक ग्रंथ लिखे गए और गुप्त काल में बहुत से प्रसिद्ध महाकवि हुए, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि। इसी प्रकार से गुप्तकालीन समाज की बात करें तो गुप्तकालीन समाज 4 प्रमुख वर्णों में बटा हुआ था और ये 4 प्रमुख वर्ण थे। नंबर 1 ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो गुप्तकालीन समाज 4 प्रमुख वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना था तथा राजा को उसका राजकाज सही प्रकार से चलाने के लिए आवश्यक राय देना ये ब्राह्मण का कार्य था उस समय। तथा क्षत्रिय का कार्य राजा की सेना में सम्मिलित होकर के एक सैनिक के रूप में अपने राज्य की रक्षा करना। इसी प्रकार से वैश्य का कार्य, वैश्य अर्थात व्यापारी, इसका प्रमुख कार्य था व्यापार करना। तथा शूद्रों का प्रमुख कार्य था, या इस वर्ण में जो लोग थे उनका प्रमुख कार्य था इन तीनों वर्णों के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उनका निर्माण करना। तो इस प्रकार से गुप्तकालीन समाज 4 प्रमुख वर्णों में बटा हुआ था। याद करने का बिल्कुल निजी तरीका है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके याद भी हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुप्तकालीन समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्धन वंश के बारे में, या इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश के ज्यादातर शासकों के नाम के पीछे वर्धन लगा हुआ मिलता है। और पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक था, ये कहें संस्थापक जो था, उसका नाम था पुष्यभूति। इसलिए इतिहास में इन दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है, वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश। तो इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस वंश का प्रथम शासक था जिसका नाम था पुष्यभूति। ये इस वंश का प्रथम शासक था पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद 4 और प्रमुख राजा हुए और इन 4 प्रमुख राजाओं के बारे में हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पुष्यभूति के बारे में। पुष्यभूति पुष्यभूति इस वंश का प्रथम शासक था। और पुष्यभूति की बात करें तो ये इस वंश का क्या था? संस्थापक। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया और थानेश्वर जो है वर्तमान समय में यदि देखें तो ये हरियाणा में स्थित है। तथा पुष्यभूति के बारे में ही और बात जानने का प्रयास करें तो पुष्यभूति शिव का उपासक था, शिव की पूजा किया करता था। तो पुष्यभूति के बारे में कुछ बातें जो है वो आप याद रखेंगे। इस वंश का संस्थापक था, ठीक है, वर्धन वंश का, तथा शिव का उपासक था,
बाद 4 प्रमुख राजा हुए और उसके बाद 5वें राजा का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्रम के हिसाब से देखें तो ये इस वंश का 5वां शासक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। तथा प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम था राज्यश्री। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। तथा इस वंश का 5वां शासक था प्रभाकर वर्धन। तथा प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तथा प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह गृहवर्मा से हुआ था और गृहवर्मा जो था ये राज्यश्री का पति था और गृहवर्मा की हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। और इसके बाद हम पढ़ेंगे शशांक के बारे में। तो यही से सारी कहानी जो है उसकी शुरुआत होती है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्रों के नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा पुत्री का नाम राज्यश्री। राज्यश्री के पति का नाम था गृहवर्मा और गृहवर्मा की हत्या कर दी थी किसने? देवगुप्त ने। तथा देवगुप्त का मित्र था, उसका नाम था शशांक और शशांक ने देवगुप्त की हत्या, जो देवगुप्त की हत्या की थी वो राज्यवर्धन ने कर दी थी। तो इसी का बदला लेने के लिए शशांक ने राज्यवर्धन का वध कर दिया। इसके बाद राज्यश्री जो है वो अपने प्राणों को बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागती है। तो वहां पे हर्षवर्धन जो है वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है कि वो कहता है कि बहन मेरे पिता भी नहीं रहे, मेरा भाई भी नहीं रहा और मैं अकेला इस राज्य का शासक बन के क्या करूंगा। तो आप इस प्रकार से मुझे छोड़ करके न जाइए। और इसी कारण से भी राज्यश्री जो है वो अपने प्राण त्याग करने का जो है उसने अपना मन बना लिया था। तो उसने ये सोचा कि भाई भी सही कह रहा है और इसलिए वह जीवित रहती है। और इसके बाद हर्षवर्धन जो है वो शासक बनता है। हर्षवर्धन एक दानी राजा था। प्रति 5वें वर्ष प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक महोत्सव करके दान आदि किया करता था। इतिहास में इसे दानी राजा के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी तथा यह शिव और सूर्य का उपासक था। शिव तथा सूर्य की पूजा किया करता था। वह निसंतान था, यानी उसके कोई औलाद नहीं थी, ना पुत्र ना पुत्री। और इसी कारण से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस वंश का अंत हो जाता है। लगभग 40 वर्ष से हर्षवर्धन राज्य करता है और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही इस वंश का अंत हो जाता है। तो इसी क्रम से आप इसको याद करेंगे। वर्धन वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश के अनेक राजाओं के नाम के साथ वर्धन लगा हुआ मिलता है, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन इत्यादि। तथा पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश का संस्थापक जो था उसका नाम क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। वह शिव की उपासना करता था अर्थात शिव की पूजा किया करता था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया और थानेश्वर जो है वो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। तथा इस वंश में 4 प्रमुख राजा हुए और
बारे में हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, केवल जितना हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो इसी वंश का जो पांचवा शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह बेटा किसके साथ हुआ था? राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? तो ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त नामक एक राजा ने की थी। और जब राज्यश्री के पति का वध कर दिया गया और ये सूचना राज्यवर्धन को मिलती है, तो राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है तथा देवगुप्त की हत्या कर देने के बाद देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक, जो कि देवगुप्त का मित्र था, यह क्या करता है? शशांक राज्यवर्धन का वध कर देता है। तो एक प्रकार से देखिए प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो ही चुकी थी, राज्यवर्धन का वध शशांक ने कर दिया। तो राजा कौन बना? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया? 40 वर्षों तक। और यह महान दानी राजा था तथा प्रति 5वें वर्ष इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों के संगम पर एक महोत्सव करके अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है वो दान कर दिया करता था। तो वर्धन वंश के बारे में आप विस्तार से इसी प्रकार से अपनी बुक में याद करेंगे। इसके बाद है अगला वंश है पाल वंश। पाल वंश के बारे में केवल 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। याद करने का तरीका भी बिल्कुल इजी है, पाल गोपाल। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से याद भी हो जाएगा। पाल गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और स्थापना कब की थी? 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो जो भी वंश है, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे पाल वंश हो या वर्धन वंश हो, हर एक वंश के संस्थापक का नाम तथा उस वंश की स्थापना कब की गई थी, निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें से पूछ लिया जाता है। तो बेटा हर एक वंश के संस्थापक का नाम आपको सही प्रकार से याद करना है तथा उस वंश की स्थापना कब हुई ये भी आपको याद करना है। जिस समय हमारी क्लास चलती है उस समय आपके पास बुक होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उस समय अंडरलाइन भी आप निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि जो अंडरलाइन करेंगे वो महत्वपूर्ण बातें होती हैं और ये आगे चल के आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग नामक एक व्यक्ति ने की थी। इस वंश की बात करें तो इस वंश में से भी या इस टॉपिक में से भी केवल 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। इस वंश में 14 प्रमुख शासक हुए। इस वंश में कितने शासक हुए? 14 शासक हुए तथा इस वंश के जो सभी शासक थे वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। वैदिक धर्म से बेटा तात्पर्य है वेदों का अनुसरण किया करते थे। वेदों में लिखी हुई बातों को ही वो अपना आधार बना करके या आधार मान करके अपना शासन चलाते थे। इसके बाद आप अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर डैश प्रतिहार लिख रखा है, तो 2 अलग अलग वंश नहीं है, एक ही वंश है जिसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम नामक व्यक्ति ने की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुजरात में। और उस समय गुजरात को गुजरातरा प्रदेश कहते थे। और गुजरातरा प्रदेश अर्थात गुजरात में इसकी स्थापना होने के कारण ही इसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम।
गुजरात में, और गुजरात को उस समय क्या कहते थे, गुजरात प्रदेश, इसलिए गुर्जर प्रतिहार वंश इसका नाम पड़ा। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था भोज, जिसे इतिहास में महिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे, तथा जिन बच्चों ने जो पहले HW नोट कर लिया था पहले चैप्टर का, उनको दोबारा नोट नहीं करना है। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि जिन्होंने HW पहले नोट कर रखा है उनको नोट करना नहीं है। जिन्होंने नोट नहीं कर रखा केवल वही नोट करेंगे। रेगुलर जो भी HW होगा वो आपको क्लासेस के बाद एक PDF के रूप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, और उस PDF को जब आप ओपन करोगे तो आपको एक सहायता मिलेगी, और उस PDF के माध्यम से आप उसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।